हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं, इस केस का नाम है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुरईराजन। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में लैंडमार्क केसेस के बारे में बात करते हैं तो इस केस का जिक्र बार बार किया जाता है, और स्पेशली जब हम बात करते हैं उन केसेस की जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें रिजर्वेशन की और अगर हम बात करें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो ये केस वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था उसके पीछे एक रीजन ये वाला केस भी था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुरईराजन। अब यहां पे अगर आप नाम देखेंगे तो नाम आपको मिलेगा स्टेट ऑफ मद्रास, क्योंकि ये केस 1950 का केस है और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और उसके बाद में ये केस आया। और स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो आप पढ़ते हैं बेसिकली, वो तमिलनाडु स्टेट बाद में बना था, पहले अर्लियर इट वाज स्टेट ऑफ मद्रास। ऑलराइट, सो यहां पे हम लोग इस केस का पूरा डिस्कशन करते हैं, समझते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या थे, क्या आर्ग्यूमेंट हुआ था और क्या जजमेंट आया और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। इन सारी बातों को आप समझते हैं, ठीक है। इन सारी बातों को समझने से पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि अगर आप लोग अन अकेडमी के ऊपर मेरे जुडिशरी के लाइव लेक्चर देना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है? जुडिशरी एग्ज़ाम 360। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑन यूट्यूब, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ इन दिनों बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और हरियाणा जुडिशरी सर्विसेज एंड राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज। तो अगर आप हरियाणा राजस्थान किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैनल पे मेरे रैपिड रिवीजन सेशंस चल रहे हैं जिनका बेनिफिट आप ले सकते हो। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट चेकआउट करना, वहाँ पे आपको बहुत सारे मेरे रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ मेरे यहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अन अकेडमी प्लस के ऊपर मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो। मेरे कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अन अकेडमी प्लस के ऊपर मेरा लिमिटेशन का फुल कोर्स अवेलेबल है, और इसके अलावा सीपीसी का मेरी अभी लाइव क्लासेस अन अकेडमी प्लस के ऊपर चल रही हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अन अकेडमी प्लस के ऊपर आप बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी ले सकते हो। और अगर आप वहाँ पे मेरा कोड यूज़ करोगे, दिस इज़ माई कोड SAVY10, तो इस कोड को यूज़ करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आप कोई परचेज सब्सक्रिप्शन जो है अगर आप वो परचेज करते हो तो यहाँ देयर यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10% बाय यूजिंग दिस कोड। ये अन अकेडमी प्लस की खास बात है, लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट है, स्टडी प्लानर है, टेस्ट एनालिसिस है, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। ऑलराइट, एंड इसके साथ साथ ये अन अकेडमी के देखो प्राइसिंग प्लान्स है, ये आप देख सकते हो। दीज आर द प्राइसिंग प्लान्स ऑफ अन अकेडमी जो आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप ये मेरा कोड यूज़ करोगे SAVY10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑन यूजिंग माई कोड, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन अकेडमी की लर्नर्स ऐप पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। तो जो अन अकेडमी के ऊपर मेरी ये फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होती है, ये अन अकेडमी की लर्नर्स ऐप के ऊपर होती है। इस ऐप के ऊपर जो मेरी क्लासेस होती हैं उनमें मैं पोल करवाता हूँ, क्विज करवाता हूँ। आप वहाँ पे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और लाइव क्लास में आप लोग डाउट भी पूछ सकते हो। इस क्लास को कैसे अटेंड करना है? इस क्लास को अटेंड करने के लिए सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे क्लास जो मेरी है वो अटेंड कर सकते हो। ऑलराइट, एंड अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ संयोग व्यास जुडिशरी। So this is the Telegram channel and this is where you can find me on Telegram. Alright, so डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल के ऊपर जाके मुझे फॉलो कर लेना और लाइव क्लास में मैं आप लोगों को फिर वहां मिलता हूँ। ऑलराइट, अब बात करते हैं केस के बारे में, केस के फैक्ट्स के बारे में आप डिस्कशन करते हैं। सो हुआ क्या था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुरईराजन के केस में? AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 226। मैं आपको यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगा कि ये केस पहले हाई कोर्ट में गया था। ये केस पहले हाई कोर्ट में गया था और उसके बाद यानी कि स्टेट ऑफ मद्रास, तो वहां पे जो मद्रास हाई कोर्ट में केस गया था उसके बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच का कॉम्पोजिशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। जजमेंट कब आया था? 9 अप्रैल 1951।
और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 में आया था उसमें इस केस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस के बारे में। बेसिकली इस केस की जो बैकग्राउंड था वो कहाँ बन गया था, वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले इस केस का जो बैकग्राउंड था वो बन गया था। सो बैकग्राउंड कब बना? 1927। सो 1927 में प्रोविंस ऑफ मद्रास हैड इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर नोन एज द कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये कम्युनल जीओ बोल दीजिए या कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर इसको आप बोल दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम जीओ कहेंगे और वैसे बोलेंगे कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर। तो इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू जो कि 1927 में आ गया था, इसके थ्रू रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया गया था मद्रास में, ठीक है। और वो रिजर्वेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था मैं आपको बताता हूं। ये जो कम्युनल जीओ था, दिस वाज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। तो स्टेट ऑफ मद्रास में जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस थे वहां पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसको लेकर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आया था। मैं उसके बारे में बात कर, जैसे कि तब मैं बात करूं अगर मद्रास की, तब अगर हम मद्रास की बात करें तो तब मद्रास में 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तब सीट कितनी थी? 395 सीट्स थी, 395 सीट्स। ये 395 सीट्स में तब की बात कर रहा हूं जब इस केस की शुरुआत हुई थी। इज इट क्लियर? जब इस केस की शुरुआत हुई थी तब के बारे में, तब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 330 सीट्स कहाँ थी? 330 सीट्स थी किसमें? मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये लिमिटेड सीट्स तब अवेलेबल थी और कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से क्या हुआ था? कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से जो कम्युनल जीओ था उसमें इस तरीके से सीट्स जो थी ना वो डिवाइडेड थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर का एक सैंपल बता रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। बेसिकली जैसे कि 14 सीट्स हैं तो 14 सीट्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसमें कि 6 सीट्स रिजर्व होंगी नॉन ब्राह्मण हिंदू के लिए, नॉन ब्राह्मण हिंदू के लिए। 2 सीट्स रिजर्व होंगी बैकवर्ड क्लास के लिए, 2 सीट्स रिजर्व होंगी ब्राह्मण्स के लिए एंड 2 सीट्स रिजर्व होंगी हरिजन कम्युनिटी के लिए, ऑलराइट, जो हरिजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और 1 सीट रिजर्व किसके लिए होंगी? जो एंग्लो इंडियन एंड क्रिश्चियन होंगे। और 1 सीट रिजर्व होगी मुस्लिम कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के कैंडिडेट्स हैं। टोटल कितनी सीट्स हो गई? टोटल हो गई 14 सीट्स, ऑलराइट। तो ये 14 सीट्स का मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया। लेकिन अब ये जो केस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस केस से पहले और ये कम्युनल जो जीओ आया था ये बेसिकली ब्राह्मण कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट रखकर इस कम्युनल जीओ को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, राइट। अगर आप यहाँ पे इस केस के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको फिर उसके बारे में पता लगेगा। लेकिन अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि देखो ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे बोल दीजिए, कास्ट के बेसिस पे बोल दीजिए, कम्युनिटी के बेसिस पे बोल दीजिए, एक पूरा कैटेगराइजेशन जो था वो बन गया था। और कैटेगराइजेशन था कि सीट्स को इस तरीके से क्या किया जाएगा, सीट्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाएगा जब एडमिशन की बात होगी, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे मैं 2 लोगों के बारे में बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा CR श्रीनिवासन के बारे में। CR श्रीनिवासन भी एक ब्राह्मण थे, ठीक है, और उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। और उनका जो स्कोर था 369 आउट ऑफ 450 मार्क्स। तो उनका जो बेसिकली ये बोल दीजिए इंटरमीडिएट का जो स्कोर था वो था स्कोर 369 आउट ऑफ 450 मार्क्स। और इन्हें जब ये पता लगा कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या है, ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए नंबर ऑफ सीट्स क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है और इसकी वजह से इन्हें एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ऑलराइट। तो इन्होंने किसके लिए अप्लाई किया था? ही वांटेड टू टेक एडमिशन किस में लेना था? मैंने आपको बताया अभी, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। नाम बताया मैंने कैंडिडेट का, CR श्रीनिवासन। वहीं अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? श्रीमती चंपाकम दोराईराजन के बारे में बात कर रहा हूं। इन्होंने बीए किया था एंड शी वांटेड टू एनरोल, मद्रास यूनिवर्सिटी से बीए किया था एंड शी वांटेड टू एनरोल इनटू मेडिकल कॉलेज। इन्हें एमबीबीएस करना था। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं किया था। बेसिकली इन्होंने एमबीबीएस के लिए सिर्फ इंक्वायर किया था कि क्या इन्हें एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है।
अब यहाँ पे जो मैंने दो कैंडिडेट्स के नाम बताए, एक मैंने आपको बताया CR श्रीनिवासन और दूसरा मैंने बताया श्रीमती चंपाकम दोरईराजन। ये दोनों लोग बेसिकली ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते, दोनों ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे एक ने यानी कि CR श्रीनिवासन ने अप्लाई किया था, लेकिन श्रीमती चंपाकम दोरईराजन ने अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ इंक्वायर किया था। बट वेन शी गॉट टू नो, जब उन्हें इस बात का पता लगा कि उन्हें एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से वो जिस कम्युनिटी से आती हैं उसके लिए सीट्स क्या है, सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को जो 1927 में आया था इसको चैलेंज किया और इसके लिए रिट ऑफ मैंडेमस इन्होंने हाई कोर्ट में फाइल की अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आ चुका था, 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और इन्हें लगा कि हाँ मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, और हाई कोर्ट में इन्होंने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, उस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जिसमें कि इस तरीके से रिजर्वेशन का प्रोविजन। इन्होंने अपनी पिटिशन में क्या कहा, अपने एफिडेविट में इन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं कही कि मैंने, ठीक है, अप्लाई किया है एडमिशन के लिए। जरा सोचिए कि अगर PIL के हिसाब से देखूं और आज की डेट में ऐसी पिटिशन फाइल की जाए तो ये क्वेश्चन आएगा कि क्या आपने पर्सनली अप्लाई किया था कि नहीं किया था। इज इट क्लियर? इन्होंने कहा कि मैंने इंक्वायरी की एडमिशन के लिए, और ये कहा गया कि उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाएगा बिकॉज शी बिलोंग टू द ब्राह्मण कम्युनिटी, तो ब्राह्मण कम्युनिटी से आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह कि जब उन्होंने हाई कोर्ट में ये बात रखी तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट ने इस पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि चंपाकम दोरईराजन ने खुद ने एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, सिर्फ इंक्वायर किया और इंक्वायर के बेसिस पे उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? नाउ अब यहां कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व थे जिनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 का क्लॉज 2। तो चंपाकम दोरईराजन ने अपनी पिटिशन में यह कहा कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, और दूसरा उन्होंने अपने पिटिशन में क्या पॉइंट रखा कि आर्टिकल 29 का अगर क्लॉज 2 देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है ये वॉयलेट करता है किसको, आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 को एंड आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 का वॉयलेशन कर, ये उन्होंने अपनी पिटिशन में कह दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने यहाँ पे पिटिशनर के फेवर में जजमेंट दिया। ठीक है, पिटिशनर के फेवर में हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, यहाँ पे जजमेंट दी। So the High Court of Madras delivered its judgment in favor of चंपाकम दोरईराजन, यानी कि हाई कोर्ट ने यह कहा कि वो जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसमें कि आप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस बेसिस पे कर रहे हो कि कैंडिडेट कौन सी कम्युनिटी से आ रहा है, वो गलत है, वो गलत है। जैसे आपने ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, इस तरीके से जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो 1927 का जो गवर्नमेंटल ऑर्डर है, वो जो जीओ है, वो बेसिकली पूरी तरीके से क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नाउ ये इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारा पॉलिटिकल, राइट, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था वो पूरी तरीके से ठीक था, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर जो था वो पूरी तरीके से ठीक था। फिर क्या हुआ, स्टेट ऑफ मद्रास ने अपील कर दिया इस हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए अब मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पिटिशनर थी चंपाकम दोरईराजन एंड CR श्रीनिवासन, हाँ, तो यहाँ पे CR श्रीनिवासन की जो पिटिशन थी बेसिकली उनको चंपाकम दोरईराजन की पिटिशन के साथ में मर्ज कर दिया गया था, कंबाइन कर दिया गया था। दो लोगों ने यहाँ पे पिटिशन फाइल की थी, एक वो जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था इंजीनियरिंग में, और एक वो जिन्होंने सिर्फ इंक्वायर किया था MBBS में एडमिशन। इन्होंने अपनी ओरिजिनल पिटिशन में यह कहा कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 का वॉयलेशन करता है ये कम्युनल जीओ। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये देखिएगा कि
स्टेट ऑफ मद्रास की तरफ से यह आर्ग्यूमेंट दिया गया कि हम आर्टिकल 46 के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 46 अब यहां पे किसके बारे में बात की जा रही है, तो यहां पे ये बोल दिया गया कि आर्टिकल 46 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, जो फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, तो आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट जो है वो प्रमोट करेगी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो स्टेट के जो वीकर सेक्शंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये कम्युनल जियो जो था इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये पूरी तरीके से सही है, ठीक है। और फिर ये भी रेफरेंस दिया गया कि आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए लॉ का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो यहां पे स्टेट ऑफ मद्रास की तरफ से आर्टिकल 46 को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। समझ में आ रही है मेरी बात कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को उन्होंने फंडामेंटल राइट से ज्यादा प्रेफरेंस दे दी। उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि आर्टिकल 46 को ध्यान में रखा जाए, और ये जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था इसकी परमिशन आर्टिकल 46 देता है, आर्टिकल 46 देता है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कम्युनल जियो जो था, ये कम्युनल जियो जो था 1927 में आया था, आर्टिकल 46 या आर्टिकल 37 1950 में आए थे। तो उस कम्युनल जियो को ध्यान में रखकर तो इन आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे स्टेट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट था, स्टेट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या जजमेंट, ठीक ठीक है। और स्टेट ऑफ मद्रास ने यह भी कहा कि इफ एनी पर्सन इज अनेबल टू गेट एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ कम्युनल जियो देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ये किसने कह दिया? ये स्टेट ऑफ मद्रास की तरफ से कहा गया। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, इस जजमेंट के बारे में बात, ठीक है। आपने इंदिरा साहनी वाला केस शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अपने आने वाले किसी वीडियो में इंदिरा साहनी वाले केस को भी कवर करूंगा। तो मैं आपको इंदिरा साहनी वाला केस, जब भी रिजर्वेशन की बात होती है उस केस के बारे में काफी डिस्कशन होता है, लेकिन आप ये देखिए कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है या सीट्स रिजर्व कर देना, इसकी शुरुआत जो है ये कब से हो गई थी, आप जरा देखिए यहाँ पे 1950 1951, ये साल कितना इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अब इस केस में सुनिएगा। कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटेड ए वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने माना क्या कि वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, जो गारंटेड है किसमें, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है, उसका वॉयलेशन करता है आपका ये कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। इसके साथ ये भी कहा गया कि इट वॉज वॉइड अंडर आर्टिकल 13। अगर आपने आर्टिकल 13 को ध्यान से पढ़ा हो तो ऐसा कोई भी लॉ जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अगर वॉयलेशन करेगा तो आर्टिकल 13 बोलता है कि उसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर। तो यहाँ पे लॉ के बारे में आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा द राइट कैन नॉट बी डिनाइड टू द सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इन राइट्स को डिनाई नहीं कर सकते इस बेसिस पे। और ये कहा गया कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4, वो ओवरराइड नहीं कर सकते या एब्रिज नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। जो किसमें गिवन है? पार्ट 3 ऑफ द, यानी कि प्रेफरेंस हमेशा किसको दी जाएगी? फंडामेंटल राइट्स को, ना कि डीपीएसपी को प्रेफरेंस दी जाए। और ये कहा कि जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है ये वॉयलेशन करता है किसका? आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये मैंने आपको बताया। आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि जितने भी स्टेट एडेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और इसको फिर मान लिया वॉइड अंडर आर्टिकल 13। तो जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात कही। मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि हाँ, ये जो कम्युनल जियो है ये वैलिड नहीं है, और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दिस कम्युनल जियो इज नॉट वैलिड, दिस इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वहां पे रेफरेंस दिया। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? उसके बाद में जानते हैं क्या हुआ। अब देखिए इस जजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि फिर फर्स्ट अमेंडमेंट आया, अमंग अदर चेंजेस इंसर्टेड क्लॉज 4 टू आर्टिकल 50। फिर आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जो था 1951 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आया उसमें ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुए। और क्या कहा गया? देखिए ये कहा गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision
for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में गवर्नमेंट ने बेसिकली एक ऐसा लॉ बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके ये जो क्लॉज 4 अब जो आप पढ़ते हो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हुआ ये कि इस केस की वैसे कोई वैल्यू नहीं रही से मेरा ये मतलब है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया। तो दिस केस इज कैन ओनली बी यूज फॉर एकेडमिक पर्पस, ठीक है, क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया। तो इस केस के बेसिस पे कोई ये आर्ग्यूमेंट अब नहीं कर सकता कि इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में ये अमेंडमेंट फिर इंट्रोड्यूस। ऑलराइट, तो ये था पूरा का पूरा केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरईराजन का। आई रियली होप पूरा का पूरा केस आपको समझ में आया है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इस केस में आपको नहीं है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज जो लैंडमार्क केस लॉ सीरीज चल रही है अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी वीडियोस को भी देखिए जो मैं लैंडमार्क केसेस के ऊपर बना रहा हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और जानना चाहूँगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।